वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अपने इस इंडस्ट्रियल नॉलेज चैनल के 1-to-1 सेशन पर एक ऐसी सक्सेस के साथ हैं जो कि इंडस्ट्री के कई विभिन्न कंपनियों में जॉब कर चुके हैं और कभी इस समय वर्तमान में एक जापानीज एमएनसी के साथ एज ए मैन्युफैक्चरिंग हेड पर रोल कर रहे हैं। तो इन्होंने कई जापानीज एमएनसी और कई इंडियन एमएनसी के जो एक इंग्लैंड की भी कोई कंपनी थी, उसमें भी इन्होंने जो है एमएनसी के ओईएम्स में काम किया है और इंडियन टीयर 1 में भी काम किया हुआ है। तो सर, सबसे पहले हम आपका अपने इस चैनल में वेलकम करते हैं। थैंक यू गौरव सर एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट जो इस चैनल को देख रहे हैं। तो सर, आप ही अपने आप से बताइए, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए स्टार्टिंग। तो गौरव सर, मैं बेसिकली राजस्थान में पला बड़ा हूँ, वहीं पैदा हुआ था। उसके बाद मेरे पिताजी के बारे में अगर बताऊँ तो उन्होंने बीटेक कानपुर से किया। उसके बाद राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वाइन किया। तो उसके बाद फुल टाइम वो राजस्थान में रहे और राजस्थान में ही उनका करियर से मतलब रिटायर हुए। तो इस बीच में मैंने अपना बीई इलेक्ट्रिकल मैंने भी पूरा किया। पिताजी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और अपना इंजीनियरिंग पूरे करने के बाद में मैंने इंडिया की नंबर 1 जो ऑटोमोबाइल कंपनी वहाँ पे ज्वाइन किया। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरी मदर हाउसवाइफ थी और मेरे 2 ब्रदर हैं, 2 सिस्टर्स हैं। तो मेरे से नेक्स्ट जो ब्रदर है वो आदित्य बिरला सीमेंट में सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर है। उससे जो छोटा वाला ब्रदर है वो यूएस में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेटल हो गया है। एंड 2 सिस्टर हैं, एक डॉक्टर है एंड वहीं राजस्थान में कोटा में। एंड सेकेंड जो सिस्टर है वो यूएस में सेटल हो गई हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड कमिंग टू मेरा फैमिली, मेरा वाइफ हाउसवाइफ है एंड 2 बच्चे, 1 बेटी है जो फर्स्ट 11th में है, सेकेंड जो बेटा है वो 8th में है। तो छोटा सा फैमिली हमारा। तो आपका परिवार काफी, जब आप बचपन में रहे होंगे तो काफी मतलब हेल्दी एजुकेशन वाला फैमिली रही होगी आपकी, जैसा आपने बताया कि आपके पिताजी का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो पुराने लोगों में होता था वो पूरा था। तो सारे बच्चे लोग पढ़ गए। दैट इज द की पॉइंट हम लोगों की सक्सेस के लिए। तो आप तो जब पढ़ाई के समय में फिर आप टॉपर थे या किस तरह से था? घर में ही एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता होगा कि भाई के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे ऐसे कम आ रहे हैं, इस तरह से कुछ? नहीं, मैं तो एवरेज ही था पढ़ाई में, क्योंकि मैं पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों में बहुत ध्यान देता था। कभी स्पोर्ट्स में, कभी खेलकूद में, मूवी देखने जाने में। तो ऑलराउंडर जो कहते हैं कि उस तरह से था। बाकी मेरे जो सिस्टर और ब्रदर थे, यस वो लोग टॉपर रहे हमेशा। बट मेरा थोड़ा सा मल्टी चैनल ये मान के चलिए। कॉलेज में पॉलिटिक्स में भी था, वहाँ का जनरल सेक्रेटरी भी बना कॉलेज में यूनियन का अपना। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल रहा मेरा। तो उस समय फादर कहते नहीं थे कि देखो अपने भाइयों को देखो, सिस्टर को देखो, वो टॉप कर रहे हैं, तुम इधर, फिर आप इधर उधर दिमाग लगाते हो, पढ़ा करो, इस तरह से कुछ कभी फेस किया हुआ आपने? थोड़ा बहुत किया था पर कोई खास नहीं। तो पिताजी मेरे को मोटिवेट ही करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो खुद भी जॉब में थे, फील्ड वर्क में थे। तो अगर फील्ड वर्क में आप दुनियादारी नहीं जानोगे तो मैनेजमेंट सीख नहीं सकते। मैनेजमेंट के लिए फील्ड वर्क में आपको मल्टी स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सिर्फ किताबी पढ़ करके आप मैन्युफैक्चरिंग या मैनेजमेंट फील्ड में नहीं जा सकते। तो फिर आप सर अपने मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में बोले तो कैसे, मतलब फादर थे इसलिए आए या आपके अंदर ऐसा रुझान लगा कि जो है नहीं चलो मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, या किस तरह से आए आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में? ये मेरा खुद का चॉइस था। पिताजी का तो इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूँ। बट ये मेरी खुद की चॉइस थी कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग साइड में जाऊँगा, मैन्युफैक्चरिंग साइड में जाऊँगा। दैट्स व्हाई आई हैव कम हियर। तो ये आपने कब 11th में 10th में डिसाइड किया या फिर जो है बचपन में ही डिसाइड कर लिया था मैं भी इंजीनियर ही बनूँ? 12th में 12th में? तो क्या आप 12th में डिसाइड किया कि आप इंजीनियर बनेंगे? तो ऐसी कौन सी हॉबी थी या कोई ऐसी हैबिट थी जिसे आपको लगा कि नहीं मैं इंजीनियरिंग ही करूं, और उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करूं तो ही बेटर रहेगा? जैसे आप बता रहे हैं कि आपके बड़े भाई जो है मेंटेनेंस इंजीनियर है, तो क्या उन्होंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करी है? मेरे से बड़े नहीं थे। मैं ही हूँ सबसे बड़ा, मेरे से छोटा, जस्ट छोटा वाला। ओके, अच्छा, आप ही। पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओके ओके, मतलब आपने ही सारे, वो एक कहते हैं ना कि आपने ही पैरों के छाप बनाए और सब पीछे उसी पे चलते चले गए।
में भी। तो फिर कैसे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही क्यों चुनी और इंजीनियरिंग ही क्यों चुनी? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, घर पे जैसे हम लोग जब बच्चे थे उस वक्त, तो पिताजी का तो था डॉक्टर बनने का, क्योंकि पिताजी खुद इंजीनियर थे, वो चाहते थे घर में एक बेटा हमारा डॉक्टर बने। मगर मुझे क्या है, थोड़ा सा इमोशनल था उस वक्त उस बच्चों की। मुझे जब देखता था हमारे स्कूल में 11-12 के बच्चे कोई मेंढक को कट कर रहे हैं या कुछ सर्जरी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो मुझे लगा नहीं, मेरे से तो डॉक्टर का काम नहीं होगा, तो मैं इंजीनियरिंग साइड जाऊँगा। तो पहला मेरा क्लिक वहाँ हुआ इंजीनियरिंग साइड जाने का। उसके बाद जब प्री इंजीनियरिंग टेस्ट वगैरह में हुआ, उसके बाद वहाँ पे 2-3 ऑप्शंस थे, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो सिविल साइड थोड़ा इंटरेस्ट कम ही था, इलेक्ट्रिकल साइड में ज़्यादा था मानो, क्योंकि घर पे इलेक्ट्रिकल कुछ कुछ काम चलते रहते थे और थोड़ा यूज टू था मैं। तो मैंने सोचा चलो इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं। कंप्यूटर उस वक्त नया नया आया था, तो 1991 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उतना वो नहीं था उसका चार्म मेरे माइंड में भी, तो मैंने इलेक्ट्रिकल ज्वाइन कर लिया। दैट वाज द रीजन। ओके। तो जब आपने जो कंपनी ज्वाइन करी पहली ओईएम, तो उसका क्या कोई स्पेशल प्रोसीजर था या आज की तरह जिस तरह नॉर्मल होता है उस तरह से ही था? मेरा पहला ओईएम इंडिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी है, और वो जापानी कंपनी है, जापानी से जॉइंट वेंचर है। तो उन लोगों की जो फिलोसफी तो शुरू से वही रही है जो आज भी है। यस, थोड़े बहुत जो काइजन समय के साथ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होते हैं, वो सब कुछ हुए हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल नहीं, इंप्रूवमेंट हुए हैं। आपने हाँ, आपने ज्वाइन कैसे किया वहां पर? यस यस, मैंने वहाँ ज्वाइन किया, ऑल इंडिया एग्जाम हुआ था उसमें। तो उसमें ऑल इंडिया एग्जाम्स में आई थिंक मोर देन 1000 के आसपास लड़के बैठे थे। तो उसमें से हम 30 के आसपास लड़के सेलेक्ट हुए थे। उस 30 में भी फिर इंटरव्यू हुए थे। इंटरव्यू लेने के बाद 15 से 16 लड़के, 18 लड़के टोटल सेलेक्ट हुए थे, उसमें एक मैं भी था। तो वो जो रिटन टेस्ट होता था उसमें और टोटल टेक्निकल और एप्टीट्यूड और टेक्निकल दोनों? सब कुछ था उसमें, इंग्लिश था, टेक्निकल था, नॉन टेक्निकल था, सब कुछ था। ये जो अपना ओलंपियाड वगैरह होता है उस टाइप के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन थे, सब कुछ थे उसमें। मतलब आज थाउजेंड्स की डेट में में तो शायद 18/1000 में आपका तो मैं तो रेशियो था? जानता हूँ कि हाँ हाँ हाँ, सब पिताजी का डंडा तो का कमाल और कुछ ना है। ये तो कुछ हम्म। आपकी भी मेहनत रही होगी। सिर्फ पिताजी के डंडे से लोग तो ऐसे भी रहते हैं जो सिर्फ बुक्स खोले रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ध्यान कहीं और है, पढ़ ही रहे हैं। यस, एक वो पढ़ाई भी तो करना पड़ता था मुझे। आप भी कुछ ना कुछ टैलेंटेड रहे होंगे। तो अगर मैं आपकी स्कूल लाइफ की तरफ जाऊं तो स्कूल में कैसे थे? स्कूल में क्या आपको वहां पे भी आप मल्टी डायमेंशनल थे या आप अचानक से जब आप स्कूल से कॉलेज आए वहां पे आके आप मल्टी स्कूल डायमेंशनल? से मेरा ब्रिंगिंग कैसा हुआ, मैं क्लास 1 उसके बाद सीधे क्लास 3, देन 4th 5th 6 वहाँ मैं टॉपर रहा लगातार। उसके बाद में फिर मैं स्कूल में जैसे रेस में 100 मीटर रेस, 200 मीटर जंपिंग, कबड्डी, स्कूल में उस समय जो गेम्स होते थे तो सारे गेम में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो फिर 9th 10th में, 10th से थोड़ा सीरियस हो गया था पढ़ाई के लिए, क्योंकि फिर थोड़ा पिताजी ने डाइवर्ट किया था कि चलो थोड़ा पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग मेडिकल जहाँ भी जाना है तुमको। तो थोड़ा सा उस 1-2 साल उस पीरियड में थोड़ा कम खेला कूदा। यस, डेली मॉर्निंग में खेलता था, बट पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान था। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में आ गया। इंजीनियरिंग में तो फिर मल्टी टाइम्स हो गया। तो क्या आज भी वो खेल कूद कंटिन्यू है या छूट गए? अभी तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिकली छूट चुका है, क्योंकि कंपनी का वर्कलोड, घर की जिम्मेदारियां सब देखते हुए अब तो बस। तो लॉकडाउन इज अ गुड टाइम फॉर यू। लॉकडाउन में तो परिवार। मैंने काफ़ी सारी, हाँ, लॉकडाउन अच्छा रहा मेरे लिए, मगर इसमें मैंने अपना दूसरा जो हॉबी है जो बुक्स पढ़ने का, उसको ज़्यादा ओके। एनहांस किया बेसिकली। तो आपको स्कूल और कॉलेज में कौन सी लाइफ ज्यादा अच्छी लगी? स्कूल स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ? स्कूल वर्सेस कॉलेज देखे तो कॉलेज ज़्यादा ठीक लगा। तो जब आपने कंपनी ज्वाइन करी ओईएम, तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये कहाँ, मतलब खैर वो कंपनी जिसमें आपने काम किया वो आपके वाकई में काफी बड़ी कंपनी है और काफी अच्छी कंपनी है, तो क्या कभी आपको लगा, कभी कोई दिन ऐसा गया हो एज ए फ्रेशर कि यार ये कहाँ फंस गया मैं? सीनियर्स तो केवल पानी ला रहे मंगवाते हैं या केवल जो है बस रिकॉर्ड भरते रहो, इस तरह का कुछ कभी ऐसा रहा हो? जहाँ मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग से, एक्चुअली क्या ना, वहाँ ट्रेनिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो पहला साल तो हम लोगों को निकल गया ट्रेनिंग ट्रेनिंग में ही।
मतलब इसमें ऑफलाइन ट्रेनिंग था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग था, तो हमने सभी डिपार्टमेंट में जा जा करके ऑन द जॉब ट्रेनिंग किया। तो पहले साल तो पता भी नहीं चला मतलब कैसा गया। देन उसके बाद जब हम प्रोसेस में आए, मतलब अपने रोल में अपने डिपार्टमेंट में आए, वहाँ पे वर्क स्टार्ट हुआ तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी हम लोगों ने, क्योंकि एक साल में इतना अच्छा ट्रेनिंग हो चुका था और काफ़ी दोस्त भी बन गए थे, सीनियर से भी दोस्ती हो गई थी। तो हर काम को एज ए चैलेंज की तरह लेते थे और उसको मज़ा आता था करने में। यस, कभी प्लस माइनस रहे हैं लाइफ में, तो दैट्स नॉट इशू। कभी ऐसा रहा हो कि नहीं यार ये कहाँ फंस गए, यहाँ से अच्छा तो कोई नहीं, दूसरा ही, ऐसा नहीं रहा। ऐसा कभी नहीं। तो ओईएम से टीयर 1 का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरे मैक्सिमम ईयर तो करियर के ओईएम में निकले हैं, मतलब 80 का 90-10 आप बोल सकते हो। 90% ओईएम, 10% इसमें टीयर 1 में। सो एक्सपीरियंस में बेसिकली क्या ना, थॉट प्रोसेस में डिफरेंट रहता है दोनों में। काम वही रहता है, मैन्युफैक्चरिंग का स्टाइल भी वही रहता है, बट क्या है कि जैसे लोगों का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है टायर 1 में। ओईएम में ये थोड़ा बेटर होता है। लोगों का करियर पाथ, लोगों का फ्यूचर डेवलपमेंट, वो ओईएम में ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय कि टीयर 1 में। बट टीयर 1 में जो प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ आप एबनॉर्मलिटी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से सीख जाते हो, क्योंकि स्ट्रगल्स, रिसोर्स का स्ट्रगल बोलो या किसी और स्किल का, नॉलेज का स्ट्रगल बोलो, वो देखते हुए आप में की जो मैनेजमेंट स्किल्स है आपका, वो काफ़ी अच्छा डेवलप होता है, जो कि फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो फिर जब आपने 10%, अभी बीच में कुछ समय आपने जो है टीयर 1 में भी काम किया, टीयर 1 के बाद जब आप ओईएम में आए तो फिर उस चेंज में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा नहीं होगा मेरे ख्याल से, उस चेंज को हाँ, दोबारा नहीं कोई ग्रैब चेंज अप नहीं करने? लगा। नहीं, डे 1 से मैं अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। और इवन जो टीयर 1 में मुझे जो लर्निंग्स हुई थी 1-2 सालों में, जो पिछले जो लर्निंग हुई, तो मेरे एकदम से यहाँ काफ़ी काम हुई, क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव टू डील विद द इंडियन पीपल, इंडियन मतलब अवर टीम। सो इंडियन टीम के जो नेचर्स होते हैं, वर्किंग नेचर स्टाइल होती है, वो नेचर हमको यहाँ काफ़ी सीखने को मिलता है टीयर 1 में। उनके प्लस माइनस जो भी, तो वो सारे जो मैनेजमेंट लर्निंग्स वो काम आती है यहाँ पर। हम्म। तो फिर अभी आपने जापानीज इंडस्ट्री में भी काम किया, इंडियन इंडस्ट्री में भी काम किया, और एक यूके की कंपनी थी जिसमें आपने काम किया। तो यस। इन तीनों में आपको सबसे अच्छा कल्चर कौन सा लगा? तीनों कल्चर के अपने प्रो एंड कॉन्स है इसमें, क्योंकि क्या ना, कुछ सिचुएशंस में आपको इंडियन कल्चर ही बेटर लगता है और कुछ सिचुएशन में जापानी कल्चर बेटर लगता है। नहीं, यूके आपने कल्चर ठीक जिसको, है। आप जो चाहते हो कि बस ये ही इस कल्चर में यूज टू, मतलब यूज टू तो नहीं कह सकते, मतलब इस कल्चर में काम करें, या ये कल्चर ही कंटिन्यू रहे तो बेटर रहेगा इंडस्ट्री के लिए भी और आपके इंडस्ट्री के लिए लिए भी, प्लस आपके सबॉर्डिनेट के लिए। राइट राइट राइट, इंडस्ट्री कल्चर की अगर बात करूँ तो जापानी कल्चर इज द बेस्ट कल्चर टू वर्क विद। तो अपने इंडियन कल्चर में ऐसा क्या है जो हम जापानीज कल्चर के बराबर या उससे जापानीज कल्चर हमसे ज्यादा अच्छा हो जाता है? मतलब इंडियन कल्चर में ऐसा क्या करने की, ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंज चाहिए जो वहां तक पहुंचे? इंडियन कल्चर एज ए पर्सन कोई दिक्कत नहीं है, और बेटर है जापानी और किसी भी कंपनी से, जापानी मतलब किसी कंट्री से, सॉरी। बट अगर मैं इंडस्ट्री कल्चर की बात करूँ, इंडस्ट्री में जापानी कल्चर इज बेटर, क्योंकि क्या होता है कि जापानी इंडस्ट्री में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की ठीक से डिफाइन भी रहता है, और लोग ठीक से काम भी करते हैं उसको देखते हुए, अपने अपनी जिम्मेदारी सब समझते हैं। उसको लगता है मेरा काम है तो मेरा काम है, इधर की गोली उधर नहीं डालते। इंडियन इंडस्ट्री में, मैं इंडियन कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं वो सोचते हैं ये वर्क में मेरा इतना ही काम है, बस इतना कर लूँ बहुत है, आज का दिन खत्म, कल का दिन चालू। बट इसमें भी इंडियन इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं जो कि पूरा अपना जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तभी टाटा जैसी कंपनी आगे गई है, सब कुछ आगे गया है। बट सभी लोग वैसे नहीं होते, और जापानी में बाई सिस्टम वो वैसे हो जाते हैं, अपना अपना काम करो आगे बढ़ो। इंडियन में आदमी काम करने से बचता है, जो कि उसकी नॉर्मल लाइफ की, उसकी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, नॉर्मल लाइफ की जो उसकी आदत होती है कि हर किस काम से बचना, कि जैसे कोई काम है तो उसके ऐसे किनारे से होकर निकल जाने वाली आदत है। यही आदत अगर हम अपनी हाँ, दुरुस्त कर लें तो शायद हो सकता है कि इंडियन इंडस्ट्रियल कल्चर भी किसी दिन जापानीज इंडस्ट्रियल कल्चर के बराबर हो। क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनका स्किल लेवल, उनका नॉलेज लेवल, उनका क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है जापानीज से। जापानीज एक स्पेसिफिक ही रहते हैं स्पेशल, बट इंडिया वाले मल्टी डायमेंशनल और क्रिएटिव काफ़ी रहते हैं। थोड़ा सा
टीम वर्क अच्छा हो जाए, थोड़ा सा ओनरशिप अच्छी हो जाए, तो इंडियन इंडस्ट्री जापानी इंडस्ट्री से बेस्ट हो सकती है। तो आपने नियर अबाउट 20+ ईयर्स हो गए होंगे आपको इंडस्ट्री में, आई थिंक। यस 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 तो यस। इस 20+ ईयर्स में आपने किस किस डिपार्टमेंट में काम किया? बाई चांस तो मेरे को तो सभी मैन्युफैक्चरिंग तो बाई डिफॉल्ट सबसे ज़्यादा काम किया मैं। मैन्युफैक्चरिंग में रहा हूँ, क्वालिटी में रहा हूँ, सप्लाई चेन में रहा हूँ, HR एडमिन में भी 1-1.5 साल के लिए रहा हूँ, एंड इंजीनियरिंग में जस्ट 2-3 महीने के लिए, इंजीनियरिंग ज़्यादा नहीं रहा। तो तो मेन तो आप मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, मेंटेनेंस और ये है आपका HR ज़्यादा रहा, और सप्लाई चेन। तो आपको सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा लगा उस समय वर्किंग में? अगेन इसमें तो प्रो एंड कॉन्स है हर डिपार्टमेंट के अपने अपने। अगर आप मेन डीलिंग पसंद करते हो, मतलब सभी के लिए मैं आंसर दे रहा हूँ, अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है, आपको हार्ड वर्क पसंद है, सोशल मिलना जुलना पसंद है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है आपके लिए वर्क करने के लिए। और मेरा क्योंकि नेचर वैसे ही, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में मैं ज़्यादा रहता हूँ, तो वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड अगर आप खाली जजमेंट देने की इच्छा रखते हैं, देन आपके लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा लोगों को बिहेवियर, एटीट्यूडनल और थोड़ा आउटसाइडर ध्यान रखते हैं, तो आपके लिए HR डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे नेचर के हिसाब से मेरे को मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा सूट करता है। यस, मैं कभी रफ नहीं होता, कभी एग्रेसिवली बात नहीं करता किसी से, बट सिस्टमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करता हूँ, वो मेरा अपना स्टाइल है। अपनी तो बी के अलावा कोई दूसरी प्रोफेशनल डिग्री या सर्टिफिकेशन डिग्री थी क्या ड्यूरिंग जॉब, या जॉब को ब्रेक करके कुछ? नहीं, मैंने ऐसे कोई डिग्री किया नहीं। प्रैक्टिकली बताऊँ तो मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। दिन भर ऑफिशियल वर्क में बिजी होने के बाद में फिर रात को अपना जो फैमिली लाइफ सेटल करना, तो कभी ऐसा पढ़ने का मुझे समय मिला नहीं, तो मतलब और मुझे जैसे लोग ज़रूरत भी नहीं कहते हैं, पड़ी। हाँ, ज़रूरत भी नहीं जैसे पड़ी, सही मैंने बताऊँ तो, क्योंकि इतने में इतना ज़्यादा ट्रेनिंग हो गया है कि जो मेरा वर्क है वो मेरा उसी ट्रेनिंग से कंप्लीट हो जाता है, किसी और कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कईयों से सुना था कि एक मेरे पास तो स्पेसिफिक इंजीनियरिंग का ही था, उसके बाद मुझे सप्लाई चेन में आने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ा, या मुझे मैंने मैकेनिकल मतलब मैं एक मैन्युफैक्चरिंग हेड बनने जा रहा था, तो फिर मुझे जो है MBA का भी जो है वो करना पड़ा, फाइनेंस का। ये तो फिर ये सारी नॉलेज आपको मतलब किस तरह से वर्किंग एक्सपीरियंस से ही आई, या आपने कुछ ऑफ रोल किसी से सीखा, या किस तरह से हुआ? इसमें दो फैक्टर मैं मानूंगा मुझे ये सब नॉलेज कैसे मिली जो जो मैंने काम किए। वन इज़ द वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और वर्किंग एक्सपीरियंस द की रहा उस सबसे बड़ा। तो दूसरा है कि मेरी कुछ मैनेजमेंट बुक्स पढ़ने की इन जनरल आदत है। मैं हार्वर्ड की और प्लस अच्छे जो मैनेजमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी बुक्स खुद से पढ़ता रहता हूँ। मतलब मेरे पास एक लाइब्रेरी है अपनी छोटी सी, उसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये सब, जिसमें मैनेजमेंट लीडरशिप टेक्निक्स, टीम वर्क बिल्डिंग, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं अपने आप एज ए हॉबी बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ। किसी भी मैनेजमेंट पर्सन को ये अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत हमेशा डालनी चाहिए, और मंथली कम से कम 1 या 2 बुक तो फिनिश कर देना चाहिए, अगर वो सम तरीके से। दूसरा कि तो कंपनी के अंदर मैं लकी रहा कि ट्रेनिंग्स मुझे अच्छी अच्छी मिली है काफ़ी, तो जो वर्क एक्सपीरियंस, उसके बेस पर वर्क एक्सपीरियंस भी हुए, तो अपने आप ही नॉलेज बढ़ती रही। तो आप मेरे इंडस्ट्रियल नॉलेज के चैनल के व्यूअर्स को कौन सी बुक पढ़ने के लिए कोई 2 बुक बताइए जो काफी हेल्पफुल रहेंगी स्टार्टिंग लेवल पे। कोई बेसिक है जो मैनेजरियल स्किल को गेन करना चाहता है, तो कौन सी 2 बुक है जो पढ़े जिसकी उसकी और बेटर हो जाए? सबसे पहले तो देखिए, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको आदमी को मैनेज करना पड़ता है, मैन पावर को मैनेज करना पड़ता है। और दूसरा, आपको अपना खुद का सेल्फ स्किल डेवलप करना पड़ता है बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आप मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। बाकी जगह तो आप अपना पेपर वर्क से या अपने IT स्किल से हो सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में आपको अपना सेल्फ स्किल डेवलप करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक करके एक बुक है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसमें ओके। आप वो थोड़ा सा बिहेवियर की बुक से, अगर वो बुक को आप पढ़ते हो तो आपको कैसे बिहेव करना है और आपको कैसे डील करना है किसी भी सिचुएशन को, समझ में आ जाता है, और आपको अपने टारगेट कैसे रखने हैं। दूसरा, आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करना है तो टोयोटा वे की एक अच्छी बुक है, उसका राइटर तो अभी याद नहीं आ रहा मुझे। टोयोटा वे पे एक बुक है, आई थिंक लाइकर सम,
तो उस बुक को आप पढ़िए, तो उससे आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफ़ी सीख जाओगे, अगर 2 बुक की आप बात करते हो। इसके अलावा हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट बुक्स आते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 पेजेज की बुक्स हैं। आप जिसे इंस्टॉल पे जाओगे वहाँ अच्छी अच्छी बुक्स काफ़ी मिलती हैं, तो आपको अपनी किस डायरेक्शन में स्किल बढ़ानी है वो आप पढ़ सकते हो उसमें। तो आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, और इस लॉकडाउन में भी आपने कुछ इस तरह की ही बुक्स पढ़ी, या कोई प्ले स्टोरी या इस तरह नोवेल, इस तरह को भी पढ़ने का शौक है आपको? नॉवल तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि फिक्सेस होता है ज़्यादातर स्टोरी। मैं बेसिकली मैनेजमेंट बुक्स ही मैं पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट बुक्स या फिर अच्छी स्पिरिचुअल बुक जैसे भगवत गीता या इस टाइप से बुक्स जो होती हैं वो उनका उससे क्या बिहेवियर स्पिरिचुअल बुक्स जो रहती हैं। तो आपने अपने जो आपके आने वाली पीढ़ी है, जो आपका बेटी और आपके बेटे हैं, तो क्या उनको भी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ लाने का विचार है, या क्या सोचा है? या दे डिजाइन देयर प्रोफेशनल करियर दे ऑन, या यू डिजाइन देयर प्रोफेशनल करियर? नहीं, मैंने तो उनके ऊपर ही छोड़ रखा है। जैसे बेटी की इच्छा है डॉक्टर बनने की शुरू से ही, तो अभी 11th में वो सब्जेक्ट जो ले रही है मेडिकल का ही ले रही है, तो ठीक है, मेरा काम है उसको सपोर्ट करना, उसके लिए कोचिंग की सपोर्ट करना, उसकी जो भी पढ़ाई का सपोर्ट लगता है वो करना। तो बेटी के लिए तो अच्छा, और बेटा अभी आपने एक वर्ड यूज किया कोचिंग का, तो क्या आप जिस समय पढ़ते थे, क्या आपने कोचिंग पढ़ी थी? नहीं, हमारे टाइम तो जस्ट कोचिंग स्टार्ट ही हुआ था, तो हमने कोचिंग में मैं खाली 1 महीने के लिए टेस्ट सीरीज के लिए गया था एलन में, तो बाकी कोचिंग हमने तो पढ़ाई नहीं की मतलब थी, खुद सेल्फ स्टडी किया था। उस समय की एजुकेशन में और आज के एजुकेशन में ऐसा क्या चेंज आ गया है कि जो वो एक वर्ड कोचिंग वाला जो वर्ड है वो काफी यूज होने लग गया है? कंपटीशन बढ़ गया आज की डेट में, नंबर 1 सबसे बड़ा तो। और बच्चों का जो भावना है खुद की पढ़ने की वो थोड़ी कम हो गई है, तो कोचिंग के थ्रू उनको एक तरह से फोर्स किया जाता है कि भैया पढ़ लो, इतनी बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। और हमको तीसरा आइटम जो हमारे पिताजी लोग हम पे ध्यान दे पाते थे, मुझे ध्यान है मेरे पिताजी मेरा हर मतलब वीकली तुम आराम से टेस्ट ले लिया करते थे, कोई भी किताब से कोई भी मेरे से पूछते थे क्या पढ़ा, मैंने कहा ये पढ़ा, तो ये सवाल, क्योंकि खुद भी इंजीनियर थे, उससे सवाल टक से पूछ देते थे। अच्छा, तो ये आज की दौर डेट में आपका हम इतने बिजी, इंजीनियरिंग तक चलता रहा? इंजीनियरिंग तक भी पूछता रहे। एक बार तो पिटाई भी खाया था, मेरे को ड्राइंग पढ़ना नहीं आया था ठीक से पिताजी के सामने, ओके। तो वो भी था। तो तो वो आज की इंजीनियरिंग डेट में हम ईडी अपने की बच्चों बात को रही कर होगी, सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात रही होगी वो। यस। ओके। अच्छा, बेटे के लिए क्या क्या सोचा है, बेटे के लिए आपने? बेटा तो अभी यस अभी 8th में आया है, तो अभी मैंने कुछ उसका खुद का जो इच्छा है अपने खुद से रॉकेट वगैरह बनाया था, बोलता मैं साइंटिस्ट बनूंगा, ऐसा करूंगा। मैंने कहा ठीक है, जो तेरी इच्छा बा, हमारा काम है सपोर्ट करना। तो ओके, ओके। मैंने कुछ फोर्स नहीं किया अपनी तरफ से। अच्छा, आप अपनी, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग हेड है, वो भी एक कोई जापानीज ओईएम है, इससे पहले भी आप बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और डेली लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं, फैमिली लाइफ? काफ़ी मुश्किल है आज के टाइम में, जो वर्कलोड है उसको देखते हुए। तो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ज़्यादा रहता है मैटर, फ्रेंकली स्पीकिंग। आज की डेट में 70% प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ही रहता है, 20-30% यस फैमिली की जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी कर पाता हूँ, इतना बोलता हूँ। बट तो एंजॉयमेंट करना कि फैमिली में बैठ के एंजॉय किया, वो खाली संडे को हो पाता है, इसके अलावा कभी नहीं, या कभी कुछ छुट्टी होती है तो इतना ही। अब जैसे आप टीयर 1 में रहे होंगे, तो वहाँ पे तो संडे को भी कभी कभी जो है बुला लिया जाता होगा, या कभी कभी ओईएम में भी रहता है कि संडे को भी आना है। तो उस समय तो जो है, जैसे जो बच्चे हैं और जो मैडम है, वो तो काफी जो है वो रहती होंगी, परेशान रहती होंगी आपसे कि जब देखो तब कंपनी, जब देखो तब कंपनी। एक्चुअली क्या है ना, फैमिली को भी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। शादी हुए भी कितने साल हो गए, 20 साल हो जाते हैं, तो उनको भी आदत पड़ जाती है। बच्चों को भी थोड़े दिनों में मालूम पड़ जाता है पिताजी इतने ही बिजी हैं, इतने ही कर इतना ही सकते हैं, टाइम तो दे बच्चे भी सकते। सेलेक्ट। तो वो जब एक कुछ चेंज आया होगा, जब वो आदत में ढल रहे होंगे, तो वो समय कैसा था? हाँ, स्टार्टिंग तो ऑलवेज कहते हैं ना, जब गाड़ी भी चलाते हैं तो फर्स्ट गियर में धक्के मार के चलती है, उसके बाद फिर सेकंड थर्ड फोर्थ में स्मूथ हो जाती है। तो फैमिली के साथ भी ऐसे, जब मैं पहली कंपनी ज्वाइन किया वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, एक गाड़ी भी कम बने तो बहुत ज़्यादा चैलेंज था, तो प्लस यूनियन का चैलेंज था उस वक्त। तो काफ़ी बिजी रहते थे, थक भी जाते थे, मगर फिर भी जो बचा हुआ टाइम था घर के अंदर उसको पॉजिटिवली यूज कर लेते थे, तो अब बैलेंस हो जाती थी।
तो जो स्टार्टिंग में तो उतना लोड भी नहीं रहा होगा, जब आपकी नई नई शादी रही होगी उतना वर्कलोड नहीं रहा होगा, उतनी जिम्मेदारियां नहीं रही होंगी, तो उस समय तो ठीक। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी होंगी वैसे वैसे लोड भी बढ़ता गया होगा आपका। तो हाँ वो रहता है, यही हाँ, मैनेजमेंट अब स्किल है, घर पे कैसे संभालें, घर कंपनी कैसे संभालें, दिस इज द मैनेजमेंट स्किल। इसके लिए भी कोई बुक पढ़ी हो तो वो भी बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को, या फिर वो द अपने पावर ही द वर्क। पावर ऑफ योर है ना, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ो, उसमें हर चीज का इलाज है। ओके। और भगवत गीता पढ़ लो, दो दो किताबें अगर पढ़ने के बाद सारी चीजें मैनेज हो जाती है अपने आप। चलिए मैं वापस आता हूँ अपने टेक्निकल उस पे। तो आपसे, आपने जो है स्किल्स जो आपने डेवलप करी, जो पॉलिश करी अपनी, तो कैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग कर करके करी? जैसे आपने बताया कि यस, आपने क्वालिटी भी करी है और प्रोडक्शन भी किया, मतलब बोथ आर डिफरेंट माइंड। दे आर प्रोडक्शन थिंक ओनली नंबर, क्वालिटी थिंक्स ओनली फॉर क्वालिटी। बट लेकिन एक ड्रास्टिकल चेंज की प्रोडक्शन वाला क्वालिटी पे जाकर के, क्वालिटी वाला फिर वापस प्रोडक्शन पे, तो वो किस तरह से था, क्या था वो दौर, कैसे आपने वो किया? एक्चुअली जब मैं पहली बार मैं स्टार्ट तो प्रोडक्शन से हुआ था, 5-6 साल प्रोडक्शन रहने के बाद फिर मैं क्वालिटी में शिफ्ट हुआ था। तो दैट इज आल्सो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी क्वालिटी की, तो उन्होंने मेरा प्रोडक्शन में मेरा क्वालिटी फोकस देखते हुए मुझे क्वालिटी में डाला गया था। तो बेसिकली आपका मेंटल स्टेट है कि आप एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे होते हो, तो हाउ यू विल कोप विद दैट डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट। दूसरा, आपके हर काम में, अब जैसे जिस कंपनियों में मैं रहा हूँ वहाँ का सिंपल मंत्रा यही रहा है कि चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा हो चाहे क्वालिटी का हो, सबकी जिम्मेदारी कंबाइंड रहती थी बेसिकली। जैसे प्रोडक्शन वाले का काम सेफ्टी भी है, प्रोडक्शन वाले का काम क्वालिटी भी है, प्रोडक्शन वाले का काम नंबर्स भी देना है, ऑपरेटर का भी को भी संभाल के रखना है। तो प्रोडक्शन में तो मल्टी स्किल आ जाता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन वाला क्वालिटी नहीं बनाएगा तो क्वालिटी वाला कुछ कर नहीं सकता। और जब क्वालिटी में हम जाते हैं तो हम प्रोडक्शन के व्यू पॉइंट भी समझते हैं। जब प्रोडक्शन के व्यू पॉइंट समझते हैं तो हमारा जो क्वालिटी चेक शीट है, क्वालिटी प्रोसेस ऑडिट्स है, प्रोडक्ट ऑडिट्स है, उसको हम उसी तरीके से मतलब उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं कि प्रोडक्शन वाले उसको और अच्छे से बना सकें, ताकि क्वालिटी का रिजल्ट और आसानी से आ सके। और जब वापस क्वालिटी से प्रोडक्शन में या किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं तो ये जो लर्निंग से अगेन वापस काम आती है कि हम किस तरीके से उसको और बेटर बना सकते हैं। मतलब एक दूसरे के पूरक है, कहने का मतलब ना एक दूसरे के वो अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के सपोर्टिव है। ये मतलब ये आपका माइंड थिंकिंग है। मैंने जैसे कई कंपनियों में देखा है कि मतलब क्वालिटी और प्रोडक्शन को कहते हैं कि इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। कभी एक साथ अगर काम बनती कम है, क्योंकि उनको मतलब होता है प्रोडक्शन को नंबर से, तो उनका नंबर पूरा होना चाहिए। और जो क्वालिटी वाला होता है उसका ये होता है कि जो कस्टमर की जो हमारी फुलफिल है, जो उसकी जो है कस्टमर वाइज है, वो फुलफिल होनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा कहीं पे गैप रहता है। मैं इसमें खाली एक लाइन बोलना चाहूँगा, इसमें फिर वही अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला जो बेसिक नेचर होता है बंदे का, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब प्रोडक्शन में नंबर बनाते बनाते क्वालिटी भी दे सकते हैं, और क्वालिटी वाला को भी अंदर जा करके प्रोडक्शन टीम को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ काइजन आइडिया के थ्रू, कुछ प्रोसेस पैरामीटर सेटअप करने के थ्रू। तो ये दोनों हाथ से हाथ मिला के चलेंगे तो ऐसी दिक्कत कभी नहीं होगी। जापानी कंपनी में इंडस्ट्रियल कल्चर इसीलिए अच्छा होता है कि वो लोग ऐसा करते हैं वहाँ पर, मगर जो सिर्फ जो यहाँ के लोकल हैं जो कि नहीं करते, फिर आपस में झगड़े होते हैं इस टाइप से। दैट इज द रीजन। तो न्यू कमर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? वो किस तरह से आए और किस तरह से क्या क्या सीखें, क्या क्या करें कि जो है वो एक स्मूथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को? न्यू कमर्स को तो मैं बोलना चाहूँगा, सबसे पहले अपना वो फील्ड चूज करें उनके नेचर के हिसाब से। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अगर उनका नेचर, मैन पावर को डीलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल कॉलेज में अच्छे से आप डील करते आए हो, आपका खुद का नेचर आपको पता होता है, तब आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, वरना वहाँ जाकर के आप पछताएंगे। आपको फिर इंजीनियरिंग, आईटी या कंप्यूटर इस टाइप से कोई ज़्यादा डिपार्टमेंट लेना बेटर रहेंगे। यस, अगर आपका नेचर थोड़ा सा मैन डीलिंग में बिलीव करते हो, थोड़ा सा लीडरशिप स्किल आप में है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आइए। और मैन्युफैक्चरिंग में आने के बाद में फिर आप बिल्कुल दिल खोल के काम करिए उसमें। दिल खोल के मेरा मतलब है कि आपको जो भी प्रोसेस जो भी दिया जाता है उसके आपको नॉलेज ग्रहण करिए, उसमें आप अपनी स्किल डेवलप करिए, उसमें कंटिन्यूस इंप्रूव करिए जैसे जैसे आप कर सकते हो। आप अपने सीनियर से सलाह लीजिए, आप अपने कलीग से सलाह लीजिए, आप अपने ऑपरेटर से ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। अपने आप आपका हर चीज़ डेवलप होगा और उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, दूसरों को उससे सीखें, दूसरों को सिखाएं। ये सारी बातें रहेंगी। और दिल जरूर बड़ा होना चाहिए।
प्रोडक्शन वाले का अगर दिल बड़ा नहीं हुआ तो कभी भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं उसको। कभी क्वालिटी वाले ने लाइन रोक दी, कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग ठीक से नहीं दिया, कभी सप्लाई वाले ने पार्ट नहीं दिया। तो इन सब परिस्थितियों में आपको काम लेना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको जितना ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। तो जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन वाले बंदे का दिल बड़ा होना चाहिए, मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात मन में गांठ बांध के नहीं रख लेनी है कि अगले ने ये कह दिया अब मैं इसका सपोर्ट नहीं करूंगा। तो अब क्या लीडरशिप क्वालिटी, कोई बंदा जैसे आ गया है इंडस्ट्री में कंटिन्यू कर रहा है, बट एट ए टाइम उसे कहीं पे जाके फील हो रहा है कि यार मेरे पास तो लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी कम है, तो वो कैसे लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करे? आपको कुछ लोगों को बेंचमार्क करना पड़ता है। मैंने भी कुछ लोगों को कैसे करते हैं चीज़ों को, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं या कैसे अपना कोई सिचुएशन आने के ऊपर कैसे उस चीज़ को डील करते हैं। तो लाइफ के अपने अपने एग्जांपल होते हैं। मेरे एग्जांपल जैसे टाटा मोटर्स में जो प्रोजेक्ट हेड थे मिस्टर गिरीश वाघ साहब, वो मेरे एग्जांपल है। तो वो हाउ ही इज डीलिंग, इस तरह से लाइफ में एक दो नाम और भी हैं जिनको देख करके मैं सीखा कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे डील किया जाता है। बस वही लीडरशिप है और क्या। चलिए, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने इतनी बिजी शेड्यूल्स में थोड़ा सा टाइम मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए और कुछ न्यू कमर्स के लिए निकाला। होप्स हो कि इस वीडियो को देख करके वो कुछ ना कुछ सीखेंगे और कुछ ना कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा करने की काबिलियत रख पाएंगे। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।